दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक चैप्टर का आज हमारा 12th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बनी होगी कि कैसे हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को लिखते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स में उन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें भी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बट एक दो नए पॉइंट मैं आपको और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई ऐसे रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तो टू फोर्स अगर मैं लेके चलूं, टू फोर्सेस, अगर दो फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो हमेशा याद रखिए उन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी दैट मस्ट बी सेम, क्योंकि तभी वो इक्विलिब्रियम में रह सकती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर केवल दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स मान लीजिए यहां पे है इस तरफ, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए F1 फोर्स हो गया। अब बी पॉइंट जो है, अगर मैं यहां पे लूंगा, सोचिए अगर मैं बी पॉइंट यहां पे लूंगा और मुझे नेट फोर्स को जीरो करना है, तो इसका ऑपोजिट फोर्स मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा। तो एक दिक्कत खड़ी होगी, क्या फोर्सेस, नेट फोर्स तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो आएगा, बट टॉर्क जीरो नहीं आएगा। ये दोनों फोर्स टॉर्क पैदा करेंगे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं आएगी भाई। ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन क्या है? टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और फोर्स भी जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट। तो इसका मतलब जो बी पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल इसके लाइन ऑफ एक्शन पे ही होना चाहिए। ये मेरा F2 फोर्स हो गया और ये जो पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट हो गया। तो पॉइंट को समझिए, अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर केवल दो फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सेम ही लाइन पे होनी चाहिए और ऑपोजिट भी होनी चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा और यहां से जो रिजल्टेंट टॉर्क आएगा वो भी आपका जीरो आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब बात करते हैं थ्री फोर्सेस की। अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, थ्री फोर्सेस की बात करते हैं, अगर रिजिड बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा सिचुएशन? अगर वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स जो है वो कॉन्करेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मान लीजिए मेरा F1 है इधर, एक मान लीजिए मेरा F2 है और एक मान लीजिए F3 है। F1, F2 एंड F3। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो Fr की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? Fr की वैल्यू जीरो होनी चाहिए एंड टाउ आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी आपकी जीरो होनी चाहिए। रिजल्टेंट टॉर्क भी आपका जीरो एंड रिजल्टेंट फोर्स भी आपका जीरो होना चाहिए। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों कॉन्करेंट फोर्सेज हो, मतलब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपकी इंटरसेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट हो रही है, तो इससे क्या होगा? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन तीनों का सम जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कॉन्करेंट है तो टॉर्क अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है भाई, जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं और हमने बोला कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर कंडीशन आपकी ये बनेगी कि तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए या फिर तीनों पैरेलल होने चाहिए। जरा देखिए, ऐसे एक और पॉसिबिलिटी है ना, अगर मैं बोलूं कि भी दो फोर्स यहां पे ऐसे एक्ट कर रहे हैं और तीसरा फोर्स यहां पे ऐसे एक्ट कर रहा है, और ये F1 है, ये मान लीजिए F2 है, ठीक है, और ये F3 है। तो हमने F1, F2, F3 की जो लोकेशन है वो इस तरह से लेके इनका टॉर्क जो है वो जीरो आ जाए और रिजल्टेंट फोर्स भी आपका जीरो हो। तो अब आप बोलोगे सर अब तो कॉन्करेंट नहीं है, ये अगेन कॉन्करेंट है। अगर आप इनकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे तो इन्फिनिटी पे आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी पे इनके लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रही है, तो इनको भी हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। जो पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको भी हम कॉन्करेंट कैटेगरी में ही डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि जब भी तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे मिलनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगी रिजिड बॉडी। और अगर दो फोर्सेस है तो दोनों फोर्स सेम लाइन के ऊपर एक्ट करने चाहिए। अगर रिजिड बॉडी के ऊपर केवल दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो चलिए अब जरा इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन को जरा देखते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसे कोई एंगल बना हुआ है, जरा समझिए।
ठीक है, ये लेंथ है 0.2 और ये जो लेंथ है ये भी आपकी 0.2 है, 0.2 मीटर। यहां पे हमने इसके साथ एक पिन लगा दी है, ठीक है, और ये जो है ये किसी दूसरे एंगल के साथ अटैच्ड है। दूसरा एंगल कुछ इस तरह का है, दूसरा जो है वो कुछ इस तरह का है दोस्तों, और यहां पे अगेन एक और पिन कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों यहां पे कनेक्टेड है और यहां पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, ठीक है जी, ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां से ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दे रखी है 0.5 मीटर, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी, अगर मैं ये जो लाइन है ऐसे ड्रॉ करूं और इसको भी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये जो गैप है ये है 0.1 मीटर का, ये जो गैप है 0.1 मीटर का है। मेरे ख्याल से और तो कुछ आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं तो इस ए पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, मतलब जो रिएक्शन फोर्स आएगा, माफ कीजिएगा, जो रिएक्शन फोर्स आएगा स्पिन की वजह से वो कितना होगा ए पॉइंट पे। तो यहां पे आप दो फोर्सेस को दिखा सकते हो, एक तो ऊपर की तरफ आप दिखाओगे और एक रिएक्शन फोर्स किधर दिखाओगे बताओ, एक आप इधर दिखाओगे। भाई आप खुद सोचिए, अगर ये फोर्स लगा रहे हो, अगर ये पिन ना होती तो ये इस तरफ जानी चाहिए थी भाई, तो इस तरफ जाने को रोक रहा है ये, ठीक है, इस तरफ जाने से रोक रहा है ना ये पिन, और नीचे जाने से रोक रहा है पिन। तो इसका अंदर नीचे जाने से रोकने के लिए रिएक्शन फोर्स ऊपर हो गया और उधर जाने से रोकने के लिए रिएक्शन फोर्स इधर हो गया। तो इस तरह से मैंने दो रिएक्शन फोर्स दिखा दिए, एक है मेरा AX और एक है मेरा AY, ठीक है, ये पॉइंट मेरा A है। अब आपको ये रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू बतानी है कि रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। यहां पे 200 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा, ये जो लेवल है ना 0.2, उसी लेवल पे है भाई ये, तो ये ना, ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। ये जो लेवल है ये 0.2 लेवल है और यहां पे आपका, ठीक है, इस तरह का है। अब जरा देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रिजिड बॉडी को देखते हैं। अगर आप इस रिजिड बॉडी को देखोगे तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, कोई रोटेट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अगर मैं सिर्फ इस रिजिड बॉडी को देखूं तो इस रिजिड बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर तो केवल दो ही फोर्स एक्ट कर रही हैं और ये इक्विलिब्रियम में भी है। इस रिजिड बॉडी के ऊपर केवल दो ही फोर्स एक्ट कर रही हैं और ये इक्विलिब्रियम में भी है। इसका मतलब एक फोर्स अगर इधर होगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो इसके ऊपर दूसरा इधर होगा, फिर दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन आएगी वो बराबर बनेगी भाई, ठीक है। बिकॉज आप कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे एक फोर्स अगर इधर है तो दूसरा फोर्स इस पे इधर होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा। ये यहां पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। आप बोलोगे सर इधर ही क्यों दिखाया आपने, आप इधर दिखाते एक पे तो दूसरे पे नीचे इधर दिखा देते। भैया सेम लाइन ऑफ एक्शन बननी चाहिए ना भाई। अगर आप इधर दिखा रहे हो तो दूसरा आप इधर दिखा रहे हो तो लाइन ऑफ एक्शन सेम कैसे हो सकती है। सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों फोर्स लाई करनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये लाइन है, इस लाइन पे दोनों फोर्स होने चाहिए और दोनों की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। अगर मैं इसको B बोल दूं तो आप ये कह सकते हो ये मेरा FB है तो ये भी मेरा FB हो जाएगा। हालांकि मुझे FB की वैल्यू नहीं पता, हाँ ये पता है कि ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। ये कैसे पता है बताओ, क्योंकि ये भी 0.2 है ये भी 0.2 है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा तो इस पे इधर लग रहा होगा, सेम लाइन पे ये दोनों फोर्स लगेंगे। और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर आप इस पे इधर दिखा दो, दूसरा इस पे इधर दिखाएंगे तो सेम लाइन पे कैसे आएंगे, फिर सेम लाइन पे तभी आएंगे जब इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे आप इन फोर्सेस को दिखाओगे। सही बात है, यहां से अपने को ये आइडिया लग गया। अब आइए यहां पे, अगर मैं इस रोड की बात करूं तो इस रोड को का फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखिए। अब अगर मैं इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्सेस को दिखाते हैं अब जरा। यहां पे एक फोर्स है आपका 200 न्यूटन का, एक फोर्स यहां पे है इधर
ठीक है, माफ कीजिएगा, इसको ये इधर खींच रहा है तो ये जो एंगल होगा ये इस रोड को नीचे की तरफ खींचेगी। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी लाइन है। अब इनके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां पे इस जगह पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, और वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। उनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, सुनिए, इंटरेस्टिंग ये है कि हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 फोर्स जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो और वो इक्विलिब्रियम में हो रिजिड बॉडी, तो तीनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, अगर आप उसको ऐसे पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करोगे तो एक जगह पे मीट करेगी, वो कॉन्करेंट होंगे फोर्सेस। इसका मतलब ये यहां पे मैच करेगा, ये मिलेगा। ये फोर्स अपने को पता है 200, ठीक है। ये अपने को निकालना है, एफ ए बोल दो इसको, ठीक है। इस फोर्स को आप एफ ए बोल दो, या एफ, चलो ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई कॉम्पोनेंट अपने को बताने हैं इसके, या टोटल एफ ए बताना है, चलिए ठीक है। ये फोर्स मेरा एफ बी है। अब सवाल यहां पे ये है कि मैं एफ बी, एफ ए और इन सबको कैसे कैलकुलेट करूं। मुझे ये पता है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, यहां पे ये 45 डिग्री है। मुझे इसका एंगल नहीं पता, इसका एंगल हम निकाल भी सकते हैं, बट ये निकालें कैसे, ये अगर मुझे निकालना हो ये, या फिर ये निकालना हो, तो कैसे हम कैलकुलेट करें। तो आई होप ये आपको समझ आया कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे कैसे बनेंगे ये, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या मैं इसका एंगल बता सकता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है। ये भी मैं बता सकता हूं, सही बताऊं तो कैसे बताऊंगा जरा देखिए। अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करूं और जरा देखिए ये कितनी लेंथ है बताइए, ये लेंथ है 0.5, तो ये लेंथ भी 0.5 होगी। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो 0.5 होगी। आप ये कैसे कह सकते हो पूरी लेंथ, बिकॉज ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा भाई, ठीक है। तो 45 है तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ये लेंथ भी होगी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ मुझे पता चल गई 0.5 है। अब 0.5 में से आप ये वाली जो आगे वाली साइड है ना, ये हटा दो, आप ये हटा दो, और ये कितनी है 0.1। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच में जो गैप है वो 0.1 है, तो ये लेंथ होगी 0.1। तो आगे वाली लेंथ क्या बनेगी, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी वो आएगी 0.4। यहां से लेके यहां तक की 0.4 आ गई, ये मेरी 0.4 है। अब आइए वर्टिकल, वर्टिकल कितना है बताओ, 0.5 ये है और 0.2 ये है। 0.5 तो ये हो गया और 0.2 यहां से यहां तक हो गया, तो 0.7 ये हो गया, सही है भाई। ये जो परपेंडिकुलर ये लेंथ है पूरी यहां से यहां तक वो 0.7 होगी, ये 0.4 होगी। तो अब आप ये एंगल निकाल सकते हो, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर आप tan थीटा को लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.7। सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दें, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो एक बार कैलकुलेटर अगर दे देंगे तो मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 4/7, तो यहां से एंगल निकल आएगा मेरे पास, ठीक है। थैंक यू। ये एंगल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 4/7 आप कर दीजिए, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 29.74, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री ही आ गया। रफली आप इसको 30 डिग्री लिख सकते हो, 29.74 है। तो 30 डिग्री आप मान के चलो कि मेरा एंगल आ गया है ये वाला थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपकी यहां से 30 डिग्री आ जाएगी, थीटा इज नियरली इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स को निकालेंगे भाई। कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए अब अगेन फोर्स की इक्वेशन एंड टॉर्क की इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना आपको, उनसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट देखते हैं। तो एक्स कंपोनेंट इधर 200 लग रहा है, 200 प्लस इस एफ ए का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ ए साइन 30, एफ ए बाई 2, ये आ गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका जो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा एफ बी, और ये 45 डिग्री है, कोस 45 एफ बी बाई रूट 2। सही है भाई। ये मैंने एक्स कंपोनेंट जो इधर की तरफ जो इसके ऊपर रिजिड बॉडी के ऊपर इधर 200 लग रहा था, इधर यहां से निकाल लिया और इधर से ये निकाल लिया, बराबर कर दिया इसको। मास इनका कोई दे नहीं रखा तो mg को मैं नेग्लेक्ट करके चलूंगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए दूसरा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जरा देखिए, एफ ए कोस 30, तो एफ ए रूट 3/2, ये वर्टिकल आ गया। यहां पे वर्टिकल है ही नहीं, यहां पे डाउनवर्ड है, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ बी बाई रूट 2, यहां से ये आ गया।
तो इसका मतलब यहां से एफ ए और एफ बी के बीच एक रिलेशन आ गई, और एक रिलेशन एफ ए और एफ बी के बीच यहां से आ गई, तो सीधा सीधा मेरे पास एफ ए एफ बी आ जाएगा, मुझे टॉर्क की इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टॉर्क की इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां से ही आप एफ ए एंड एफ बी को कैलकुलेट कर सकते हो। जरा देखिए एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, या मुझे एफ ए निकालना है तो एफ बी को रिप्लेस कर देता हूं या एफ ए की टर्म्स में, तो बन जाएगा 200 प्लस एफ ए बाई 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा √3 एफ ए बाई 2। सही है, अब इस एफ ए बाई 2 को उधर ले जाओ तो एफ ए का जो कोफिशिएंट आएगा वो बनेगा √3 - 1 और बराबर के इधर है 200। तो यहां से जो एफ ए की वैल्यू निकल के आएगी, ए पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो होगा 400 डिवाइड बाई √3 - 1। इसकी वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो ये जो बनेगा, ये बनेगा 400 बाई √3 - 1। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 546.41 न्यूटन। ये मेरा एफ ए आ गया है, रिजल्टेंट फोर्स आ गया है, यहां पे रिएक्शन फोर्स आप कह सकते हो कि ए पॉइंट पे जो नेट रिएक्शन फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया दोस्तों, कि कैसे जब भी आपके दो फोर्सेस अगर रिजिड बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और अगर वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों फोर्सेस को सेम ही लाइन पे आपको दिखाना होगा। और कौन सी लाइन पे दिखाना होगा, जो कनेक्टिंग, जहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट पे एक लाइन जोड़ दो, उस लाइन पे आपको दिखाना होगा, और वो दोनों फोर्सेस इक्वल भी होंगे। जब भी तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हो रिजिड बॉडी के ऊपर तो तीनों फोर्स कॉन्करेंट होंगे, वो एक ही जगह पे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई इस तरह का कोई सरफेस है और इसके ऊपर एक और सरफेस ऐसा बना हुआ है। इस तरह का एक और सरफेस बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक रोड लगी हुई है दोस्तों, इस तरह। एक ऐसे रोड बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये मान लीजिए मेरा 30 डिग्री है, और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की वो 0.15 मीटर है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है 0.2 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है मान लीजिए 0.4 मीटर। ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक 0.4 है। यहां पे जो परपेंडिकुलर इसका है, रोड के परपेंडिकुलर, उससे 30 डिग्री एंगल पे हमने एक फोर्स लगा दिया है, और ये है 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स लगा दिया है। मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं। आपको बताना है रिएक्शन फोर्स ड्यू टू दीज सरफेसेस, जो ये सरफेस बने हुए रोड के ऊपर, रिएक्शन फोर्स कितने होंगे ए बी और सी पॉइंट पे। फाइंड रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट पॉइंट ए कोमा बी एंड सी। ठीक है, ये तीन पॉइंट है ए कोमा बी कोमा सी, इन तीनों पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स बताना है सरफेस की वजह से कितना लगेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। सबसे पहले इस रोड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो बात बन जाएगी। जरा देखिए, अगर मैं इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रोड कुछ इस तरह की है। अगर मैं इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो रोड मेरी कुछ इस तरह की मुझे नजर आ रही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां पे मेरा सी पॉइंट है। ठीक है भाई, अब सुनिए, यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा ए पॉइंट पे, ये ए है भाई, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ए पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा, आप इसको एन ए बोल सकते हो। चलो ठीक है, आप बोलोगे डाउनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लिखना है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला ले लो, इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा। सही है,
बी पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, एन बी, ठीक है भाई, ओके। सी पॉइंट पे यहां पे इधर लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये मेरा सी पॉइंट है, इससे आपका एन सी हो गया ये, ठीक है, ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। दूसरा, यहां पे आपका इस तरफ आपका फोर्स आ जाएगा 250 न्यूटन का, यहां से परपेंडिकुलर से 30 डिग्री एंगल पे आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये जो एंगल बन रहा है यहां से, अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 30 डिग्री है। तो ये सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अननोन देखो, एन ए, एन बी, एन सी और एक ये अननोन, ये तो खैर नोन है, 3 अननोन है भाई, तीनों निकालने हैं अपने को, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है और यहां पे देखो 3 फोर्स वाला नहीं है, यहां पे 4 फोर्सेस आ गए, तो आप कॉनकरेंट वाला रूल नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई कॉनकरेंट वाला रूल नहीं लगा पाओगे आप। तो अब आपको क्या करना है, अगेन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट 0 कर देते हैं और टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेता हूं, ये डायरेक्शन मान लीजिए मेरी आई कैप है और ये डायरेक्शन मेरी जे कैप है। तो सबसे पहले एक्स की तरफ फोर्स को निकालते हैं। एक्स की तरफ कैसे निकालोगे जरा देखिए, यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब जरा आप कॉमन सेंस लगाओ, ये एंगल अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। एक बार चेक कर लीजिए भाई, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, ये 30 है तो इधर वाला 60 बनेगा, ये 90 है तो इधर 30 और ये ऊपर वाला 60 बनेगा। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं, अच्छा यहां पे भी तो देखो ना, यहां पे भी तो देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो जरा सोचिए, ये जो लाइन है, ये जो एंगल है ये 30 है, तो यहां पे ये एंगल 30 बनेगा, ठीक है, ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री ही बनेगा दोस्तों, चेक करके देख लो, 30 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 30 180 हो गया ना, ठीक है। ये एंगल 30 था ना भाई, तो ये भी आपका 30 ही आएगा, और ये 90 है, यहां से इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा, ये 30 बनेगा, ये तो 30 दे ही रखा ना, ये तो 30 दे ही रखा, ये 30 बनेगा, सही है भाई। अब जरा देखिए, अगर मैं एक्स कंपोनेंट देखूं फोर्सेस का, तो मैं यहां पे बोलूंगा nc/2, यहां से अगर आप देखोगे तो nc cos 60 को मैं 1/2 लिख देता हूं, nc cos 60 इज इक्वल टू एक्स की तरफ, तो यहां पे तो यही फोर्स है भाई, nc cos 60, और यहां पे इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 250 cos 30 इज √3/2, सही है भाई, ये 2 से 2 कट गया, तो nc की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 250 √3 न्यूटन, ये मेरे पास nc आ गया। सी पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू, सी पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू तो हमारे पास यहां से कैलकुलेट कर लिया हमने। अब आइए वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड है एन ए और एन बी अपवर्ड है, तो अपवर्ड को मैं पॉजिटिव लिख लेता हूं, एन ए क्योंकि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लिख लिया। दूसरा, इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखें तो x आ गया, y भी तो आएगा ना इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या आएगा, अगर ये 30 है तो पूरा ये 60 बनेगा, तो 250 cos 60, इसका मतलब माइनस 250 cos 60 करोगे तो 125 हो जाएगा। एक बार जरा देख लो भाई, इस फोर्स का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट भी तो आएगा ना, ठीक है। एन बी मेरा पॉजिटिव हो गया, एन ए मेरा नेगेटिव हो गया और ये मेरा नेगेटिव हो गया। अब अच्छा, एनसी का भी तो आएगा, एनसी का अपवर्ड आएगा भाई, तो अपवर्ड आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। कितना लिखोगे, एनसी साइन 60, और एनसी की वैल्यू 250 है, फिर 250 √3 है, साइन 60 करोगे तो √3/2 और आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मैंने वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लिख दिए, एन बी माइनस एन ए, इसका कंपोनेंट ले लिया, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट लिया, और तो कोई कंपोनेंट है नहीं, इक्वल टू क्या कर दो, 0, ठीक है। अब दिक्कत क्या है यहां पे, दिक्कत ये है कि एन ए एंड एन बी दो अननोन है, तो एक और इक्वेशन चाहिएगी आपको, आप यहां से सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर चलिए मैं इसको सोल्व करने की कोशिश भी करूं तो ये बन जाएगा 125, तो यहां से अगर आप लिखोगे तो एन बी माइनस एन ए माइनस 125, और यहां पे क्या बनेगा, प्लस 125 गुना 3, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 375, ठीक है भाई, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एन ए माइनस एन बी क्या बन गया, एन ए माइनस एन बी विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको देखोगे तो 250 आ जाएगा ये,
250, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 250। एक बार जरा देख लीजिए भाई। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, अब हम टॉर्क की इक्वेशन और लिखेंगे भाई। फोर्सेस तो हो गए हमारे, टॉर्क रह गया, तो टॉर्क किसके अबाउट लिखें बताओ। तो टॉर्क के लिए आप किसी के अबाउट भी लिख सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट लिख लो, या इस पॉइंट के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट, या इस पॉइंट के। बेहतर ये होगा कि इन दोनों में से किसी पॉइंट के अबाउट लिखो, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स तो नोन है ही ना अपने पास। तो मैं काम करता हूं, बी के अबाउट में टॉर्क को लिख लेता हूं, और मैं जानता हूं कि टाउ बी जो बनेगा दैट हैज टू बी 0। तो बी के अबाउट टॉर्क को कैसे लिखेंगे वो जरा देखते हैं। यहां से सबसे पहले इससे जरा देखते हैं कि NA की वजह से क्या टॉर्क बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहां तक आएगी इसकी वजह से, और ये जो डिस्टेंस है अपने को पता है ये 0.15 है, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 0.15 cos 60 ये लेंथ बनेगी। इसका मतलब इस NA की वजह से जो टॉर्क आएगा, एक तो D क्रॉस F करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, अंदर वाले टॉर्क को मैं नेगेटिव लिख लेता हूं, माइनस NA इंटू 0.15 cos 60, cos 60 को हाफ लिख दो। तो यहां पे NA की वजह से टॉर्क आ गया मेरा, ठीक है, और वो अंदर की तरफ आएगा, D क्रॉस F जो है ना अंदर की तरफ आएगा। सही बात है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए यहां पे अगर आप देखोगे तो B पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो NC जो है परपेंडिकुलर ही है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ ही आ गई D, ये कितनी लेंथ है बताओ जरा, ये लेंथ आपकी 0.2, तो सीधा सीधा NC इंटू 0.2 कर दो, NC इंटू 0.2, और डायरेक्शन जरा देखिए, D मेरा यहां से इस तरफ हो गया और फोर्स इधर हो गया, तो D क्रॉस F करोगे तो अगेन अंदर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगेन इसका भी फोर्स लिख दिया, NB का टॉर्क तो 0 ही आएगा, NC की वजह से जो टॉर्क आएगा वो हमने लिख दिया। अब आइए ये वाला 250, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 250 यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। या देखो दो चीज कर सकते हो आप, या तो आप D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो, यहां से यहां तक की जो D है वो 0.6 है। अब 0.6 का, क्योंकि फोर्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे एक तरह से, ये समझिए। एक कंपोनेंट जो है वो आप अलोंग द लाइन निकाल सकते हो, और एक कंपोनेंट इधर निकाल सकते हो। ऐसे दो में ब्रेक कर सकते हो इसको, इस फोर्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। अब डाउनवर्ड को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। एक कंपोनेंट वो ब्रेक कर लो जो D के परपेंडिकुलर हो, और एक कंपोनेंट वो जो D के सेम डायरेक्शन में हो। अब ये जो है ये वाला फोर्स तो कोई टॉर्क देगा नहीं, ये जो फोर्स है ये टॉर्क देगा, और ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये फोर्स की वैल्यू आएगी 250 cos 30, क्योंकि 30 डिग्री ना, तो cos 30 इज √3/2। तो ये फोर्स हमारे पास आ गया, और ये जो लेंथ है ये 0.6 है, ठीक है। तो अगर मैं D क्रॉस F करूंगा तो बाहर की तरफ देगा ये टॉर्क, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 0.6 होगी, और F की वैल्यू कितनी होगी, 250 √3/2, ठीक है, और बराबर की इधर 0 कर दो भाई टोटल टॉर्क को, ठीक है। NC की वैल्यू पुट कर दो, NC की वैल्यू हमारे पास है, NC की वैल्यू कितनी बताइए जरा, -250 √3, NC की वैल्यू मेरे पास है, तो NC की वैल्यू पुट कर दो भाई। तो यहां से मेरे पास NA आ जाएगा, वो NA एक बार आ गया तो NA की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, NB आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जरा यहां से NA को निकाल लेते हैं, तो -0.15/2 इंटू NA इज इक्वल टू क्या बन गया, इसको बराबर के इधर ले जाओ, तो 250 इंटू 0.2 करोगे तो 50 √3 आ गया, ये 50 √3 तो ये हो गया, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये कट गया 0.3, और ये माइनस का आ जाएगा 75 √3 आ गया। अब ये भी नेगेटिव बनेगा भाई, तो इसको अगर आप लिखोगे तो -25 √3 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो NA की जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 50 √3 डिवाइड बाई 0.15। एक बार आप चेक कर लो भाई, ये माइनस से माइनस चला गया, 2 को मैं इधर ले आया तो 50 √3 हो गया, 0.15 को नीचे ले आया, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूं, ये आएगी 50 √3 डिवाइड बाई 0.15, इट कम्स आउट टू बी 577.35 न्यूटन। ये मेरे पास जो है NA की वैल्यू आ गई है, NC की वैल्यू यहां से आ गई है, NA यहां से आ गया, तो NB यहां से आ जाएगा। अब NB बताइए, तो NB की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी NA - 250, तो 577.3 माइनस 250। एक बार देख लो भाई, NB की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी, तो 577.35 में से माइनस कर देते हैं 250,
तो इससे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 327.35, 327.35 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, NB, ये हमारे पास NA, और NC की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे 250√3, ठीक है। 250√3 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आती है 433 न्यूटन। तो आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो यहां पे बड़ी सिंपल आइडिया मैं बताता हूं। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया ना आपने, अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आ गया कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम को प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, रिएक्शन फोर्सेस को कैसे दिखाना है, तो बस समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम है वो लिखना तो बहुत आसान है भाई। एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स का 0 कर दो, वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स का 0 कर दो, एंड टॉर्क को किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जो है वो 0 कर दो, उससे आपके पास इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन फोर्स किधर दिखानी है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी बुक का ले रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिए कैसे। आपको एक रोड दे रखी है इस तरह की, और यहां पे इस रोड में एक होल निकाला गया है। इस तरह का होल निकाल रखा है, रोड के अंदर ही है, ठीक है। और यहां पे इस रोड के साथ एक पॉइंट लगा हुआ है, उसके ऊपर पिन कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। यहां पे एक सिंपल कोई स्क्रू है जो इसके पीछे जो सरफेस है उसमें ये निकाल रखा है, ठीक है। और उसमें एक ऐसे बस पॉइंट सा फिक्स कर दिया है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो ये है ना पिन, ये कुछ ऐसे है भाई, ये रोल कर सकती है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह का है। यहां से एक स्ट्रिंग लगाई गई है जो कि इस जगह पे फिक्स्ड है, बांध रखी है यहां पे, ठीक है। अब और क्या क्या दे रखा है आपको, जरा देखिए। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है इस पॉइंट की, यहां से 0.3 मीटर, ठीक है जी। एक आपका जहां पे इसका जी एक्ट कर रहा है वो यहां से 0.2 है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट दे रखा है जी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ दे रखी है वो है 0.5 मीटर, ये आपको गिवन है। दूसरा आपको जो एंगल दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी आपको गिवन है, तो वो एंगल भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। जरा देखिए, एंगल जो दे रखा है ये आपका 15 डिग्री का दे रखा है, और ये जो लाइन होगी जो इसकी सेंट्रल लाइन है ये है आपका एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री। सवाल क्या है सुनिए, यहां पे सी जो रोलर है इसको सी बोल दिया है, इसको बी बोल दिया है, ठीक है, और ये पॉइंट को ए बोल दिया है। अब सवाल क्या है वो सुनिए, क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। तो डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन है ए 25 किलोग्राम बार, इसका मतलब ये 25 किलोग्राम का बार दे दिया है। A 25 kilogram bar has the center of mass at G. If it is supported by the smooth peg at C, a roller at A, and chord AB, determine the reaction at these support. आपको A पे सपोर्ट बताना है, टेंशन की वैल्यू बतानी है, इस जगह पे रिएक्शन आपको बताना है C पॉइंट पे। तो अब कैसे सोल्व करें इसको, उसके लिए अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो चलिए जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जरा देखिएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास रोड है। अब इसमें मेन सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना फ्री बॉडी डायग्राम में, वो आपको रिएक्शन फोर्सेस दिखाने की आएगी। अगर आपने रिएक्शन फोर्सेस को दिखाना अच्छे से सीख लिया, फिर समझ लो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। यहां पे आपका थोड़ा सा होल किया हुआ है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे अगर रिएक्शन फोर्स अगर मुझे दिखाना हो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो ये कांटेक्ट बन रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा। अब आप सोचिए खुद, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। यहां पे ये अगर ये ना होता, ये पिन ना होती यहां पे, तो नीचे गिर जाता।
तो इसका मतलब गिरने से रोक रहा है ये पिन, तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है और वो इस तरफ है, इसको मैं NC बोल देता हूं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसकी वजह से mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है भाई इसका, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बचा ये A वाला पॉइंट। अब A वाले पॉइंट पे जरा सोचिएगा, A वाले पॉइंट पे एक तो टेंशन फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, एक तो आपकी ये टेंशन फोर्स हो गई जो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आएगी। दूसरा, अब जरा सोचिए कि अगर ये ना होता, ये रोलर ना होता तो क्या होता, बताओ जरा। और चलो 1 मिनट के लिए मैं टेंशन भी मान लेता हूं कि ये स्ट्रिंग ना लगी होती, तो इस रोड नीचे भी आती और इधर भी चली जाती। इसका मतलब ये टेंशन और ये रोलर मिलके क्या कर रहे हैं, इसको नीचे आने से रोक रहे हैं और इधर रोल होने से रोक रहे हैं। इसका मतलब एक फोर्स इसके ऊपर इधर लगा रहे हैं और एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ हो गया ना, तभी तो ये नीचे आने से रोका गया। अगर ये ना होता, सोचिए स्ट्रिंग और ये ना होता रोलर, तो ये पूरी की पूरी जो है ये एक तो इस तरफ भी आती, ये गिर जाती, देखो ग्रेविटी की वजह से इधर भी टिल्ट होती, इधर भी आती, दूसरा नीचे की तरफ भी आती। तो ये जो रोलर है, आपने देखा होगा रिएक्शन जब मैंने समझाई थी, तो रोलर अपना फोर्स जो है वो आपका ऊपर की तरफ देगा, रिएक्शन फोर्स जो है रोलर अपना ऊपर की तरफ देगा। यहां पे रिएक्शन फोर्स, इसको मैं Na बोल देता हूं, ये तो रोलर की वजह से लगेगा ऊपर, और टेंशन जो है वो आपकी इधर लगी गई है, और तो कोई रहा ही नहीं भाई, और तो कोई यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा ही नहीं। आपको पता है रोलर जब भी होता है इसके सरफेस के नीचे वाले सरफेस से देखते हैं, वो उसके परपेंडिकुलर देगा ये रिएक्शन फोर्स। तो अगर आपको ये रिएक्शन फोर्स एक बार ड्रॉ करना आ गए ना, फिर तो समझ लो क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब आपको बस एंगल वगैरह और डायमेंशन वगैरह ये सब देखनी है। तो जरा देखिए, यहां से ये जो एंगल है ये है आपका 15 डिग्री, और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है भाई, ठीक है, इसको ले आओ जरा, और ये इसके परपेंडिकुलर बन गया है। तो अगर मैं इसका दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया, ये आपका जो एंगल बनेगा 60 बनेगा, ठीक है। जरा देखिए भाई, ये अगर 30 है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। इधर अगर 30 है तो इधर भी 30 होगा, तो ये आपका 60 आ जाएगा, सही है। एक बार जरा देख लीजिए भाई। दूसरी बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक की जो है वो है 0.2, ठीक है, 0.2 ये लेंथ होगी, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है आपके पास 0.5 ये लेंथ होगी भाई, यहां से लेके यहां तक की 0.5, और ये 0.2 होगी, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट को जरा कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट देखते हैं। तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, t cos 15, x की तरफ आ गया, मैं इधर x ले रहा हूं और इधर मैं y ले रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, t cos 15 इधर आ गया, और तो x की तरफ है ही नहीं, बस ये nc वाला आएगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू nc/2, ठीक है। एक बार देख लो भाई, nc cos 60, तो nc/2 हो गया। यहां से आप nc की वैल्यू को निकाल सकते हो, nc इक्वल टू 2t cos 15 डिग्री, सही है भाई। नेक्स्ट अब आइए y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में एक तो ये वाला Na है भाई, पॉजिटिव y में Na, एक आपका t का आएगा t sin 15, t sin 15 करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहां से करोगे तो माइनस mg, माइनस m की वैल्यू 25 और g की वैल्यू 9.81, माइनस mg, और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये जो nc का है nc sin 60, तो nc √3/2 बराबर की इधर 0। अब देखो अननोन कितने हैं, 1 2 3 अननोन हो गए, एक t, एक nc और एक na, 3 अननोन है। इक्वेशन तो 2 ही बनी भाई हमारे पास। अब क्या करें, अब टॉर्क की इक्वेशन लिखिए। तो टॉर्क की इक्वेशन कौन से पॉइंट के अबाउट लिखा है, जहां पे नोन है ना फोर्स वहां पे मत लिखो, जहां पे अननोन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, यहां पे या यहां पे, इन दोनों जगह पे लगाओ। और अच्छी बात यह है, यहां पे लगाओगे तो दोनों t और na टॉर्क की इक्वेशन में अपीयर ही नहीं होंगे, केवल एक अननोन बचेगा nc, और डायरेक्टली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा देखिए, अगर मैं टॉर्क निकालूं a पॉइंट के अबाउट, तो टाउ a मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सही है। अब टाउ a निकालें कैसे, तो यहां पे ये दो फोर्सेस तो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से तो छोड़ दो, mg की वजह से जरा देखते हैं। तो mg कितना है बताओ जरा, 25 इंटू 9.81 इंटू इस एंगल का, इस लेंथ का कोसाइन ले लो, cos 30, परपेंडिकुलर लेंथ है ना, mg नीचे है, ये परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गया। तो d क्रॉस f करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, तो माइनस लिख देता हूं,
और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी ये आएगी 0.5 cos 30, cos 30 इज √3/2। सही है जी। तो ये इसका mg की वजह से टॉर्क आ गया। अब आइए nc की वजह से, तो nc तक ये जो लेंथ है 0.7 है, तो पॉजिटिव आएगा 0.7 इंटू nc। बस यही टॉर्क आएंगे भाई, बाकी तो कोई टॉर्क है नहीं। और इक्वल टू क्या कर दो 0। यहां से आप nc कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार अगर nc आ गया तो t आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो nc आ गया और टेंशन आ गया, दोनों को यहां पे पुट कर दोगे तो आपके पास na की वैल्यू आ जाएगी। तो कहानी बड़ी सिंपल है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया और अब इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों, उनको भी सोल्व करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।